हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी के ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः से आप लोगों सभी लोगों का स्वागत है। हमारा लेक्चर सीरीज चल रही है इथिक्स को लेकर के और लगभग 10-11 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। आज मैं जो लेक्चर लेने जा रहा हूँ ये लगभग हमारा 12वां लेक्चर है, इस सीरीज़ का 12वां लेक्चर है। आप सभी लोग जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, आपको मैं बता दूं कि एथिक्स की सीरीज़ हमारी चल रही है हमारे जो ई प्लेटफॉर्म है, ई विश्वास प्लेटफॉर्म पर, जो एक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो इसमें हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ जो है मात्र 550 रुपये में, मात्र 550 रुपये में आपको कंप्लीट लेक्चर इसमें मिल रहे हैं। कितने रुपए में? मात्र 550 रुपये में आपको कंप्लीट लेक्चर इसमें मिल रहे हैं। अगर आप की एथिक्स कमज़ोर है और आपको भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ चीज़ें समझनी है, आपको कन्फ्यूज़न होता है इसमें, तो मैं आपसे एक रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, है ना। इसमें मैं आपको आंसर राइटिंग भी साथ में करवा रहा हूं। पेपर नंबर 4 एथिक्स की आंसर राइटिंग, है ना। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसमें और उन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना रहता है, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं इसमें कि बहुत जल्दी हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स भी आने वाला है, पूरा कंप्लीट कोर्स, है ना। क्योंकि अभी अभी आने वाली है तो उसके हिसाब से भी हमारे कोर्स आने वाले हैं, है ना। तो अच्छा, एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्वास एकेडमी बहुत जल्दी जो है वो एक प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करवाने वाला है, जिसमें आपको विश्वास एकेडमी का कंप्लीट ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, ऑफलाइन क्लासेस, आपको जो भी चीजें चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने का एक अवसर है। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि उस प्रतिभा खोज परीक्षा जो है उसके बारे में जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। बाकी आपको अगर अभी कोर्स ज्वाइन करना है, मेरे सारे के सारे लेक्चर्स देखने हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है उस लिंक पर जाएं, उसको क्लिक करें और आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करिए, उसमें जो मेरा कोर्स होगा एथिक्स के नाम से, आप उसको परचेज करिए और आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एम्पैथी। क्या है साहब? एम्पैथी। अब बड़ी गंभीर भाई कि एम्पैथी होता क्या है, एक प्रश्न तो यही मन में आ जाए कि एम्पैथी तो हमने सुना नहीं, सिंपैथी सुना है। सिंपैथी तो होता है साहब, कहीं गलत तो नहीं कर दिया आपने, गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं, सिंपैथी नहीं है, ये एम्पैथी ही है और एम्पैथी के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि हम लोग सिंपैथी या एम्पैथी, या इसे ही हम लोग बोलते हैं समान अनुभूति, इसमें हम लोग क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, समान अनुभूति या एम्पैथी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल, ठीक है। तो इस टॉपिक को पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अब इसके बारे में हम लोग बात करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपैथी, एम्पैथी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपैथी भी इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, यानी जो सहानुभूति होती है उसको भी हम इसी के अंदर पढ़ लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ एम्पैथी, यानी इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसको हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहें इस टॉपिक में, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसकी विशेषताएं, स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे वो मेजर फैक्टर्स, वो मेजर कारक फैक्टर्स जो एम्पैथी को इंक्रीज करते हैं, यानी एम्पैथी को बढ़ावा देने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण एम्पैथी इंक्रीज होती है, या एम्पैथी जो है वो किसी व्यक्ति के भीतर, किसी पर्सन में डेवलप होती है। वो फैक्टर्स जो है, उन फैक्टर्स को हम इस पहलू के अंतर्गत कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपैथी क्या होती है और सिंपैथी और एम्पैथी में क्या अंतर होता है,
ठीक है, इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपैथी क्या होती है और सिंपैथी और एम्पैथी में क्या अंतर होता है। इस चीज को हम लोग यहां पर कवर करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन ब्यूरोक्रेसी, है ना। शासन और प्रशासन में इस एम्पैथी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है, इस महत्व के ऊपर भी हम लोग चर्चा इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए भाई, पहला है अर्थ। इसी अर्थ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भाई, आपको पीछे बोर्ड पर अर्थ दिखाई दे रहा होगा, अर्थ। ठीक है, तो अर्थ है क्या, मतलब सिंपैथी है क्या। बेसिकली इस सिंपैथी के ऊपर हम लोग इसका अर्थ जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक शब्द होता है सहानुभूति, है ना। मुझे आपसे सहानुभूति है, ऐसा आपने कई बार कई जगह पर लोगों को कहते हुए सुना होगा। एक शब्द होता है सहानुभूति। तो सहानुभूति जो शब्द होता है वो अमूमन तौर पर जिन लोगों को हम जानते हैं उनके प्रति अपने भीतर संवेदना रखना, उनके प्रति अपने भीतर वेदना रखना, अपने भीतर भावना रखना और उनके किसी कष्ट को स्वयं में महसूस करना, इसे हम लोग कहते हैं सहानुभूति। सहानुभूति हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति आपसे परिचित में होगा, जो व्यक्ति आपके परिचय में होगा, जिसे आप जानते होगे, उसके प्रति उसकी कंडीशन को समझने का भाव वो कहलाता है सहानुभूति। ठीक है, पर अगर सहानुभूति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए बाय द टाइम, धीरे 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 स्ट्रांग होती चली जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए जब आप केवल परिचित व्यक्ति के प्रति ही नहीं बल्कि अगर कोई अपरिचित व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप नहीं जानते हैं, कोई दूर है, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी जब आप ऐसी भावना रखने लग जाएं कि आप उसके कष्टों को भी स्वयं महसूस करने लग जाएं, उसकी परिस्थितियों को भी स्वयं महसूस करने लग जाएं, तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है समान अनुभूति। क्या कहलाती है? समान अनुभूति, यानी एम्पैथी। ठीक है, तो एम्पैथी क्या है, सहानुभूति क्या होती है, समझ में आई बात। सहानुभूति मतलब यदि किसी परिचित व्यक्ति के प्रति, जिस व्यक्ति से आप परिचय है, जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति जब आपके मन में भाव होते हैं और उस व्यक्ति के कष्ट को, उस व्यक्ति की वेदना को, उस व्यक्ति की संवेदनाओं को, उस व्यक्ति की परेशानियों को आप समझते हैं, तो इसे कहा जाता है सहानुभूति। और ऐसे ही यदि किसी अपरिचित व्यक्ति के प्रति भी आप ऐसे ही भाव रखने लग जाएं, ऐसी संवेदनाएं रखने लग जाएं, तो इसे कहा जाएगा समान अनुभूति। तो बेसिकली समान अनुभूति जो होती है वो सहानुभूति का ही व्यापक रूप है। यदि हम ये कहें कि ये है सहानुभूति, ठीक है, तो ये जो बड़ा गोला होगा ये होगा समान अनुभूति। यानी समान अनुभूति रखने वाले व्यक्ति के भीतर सहानुभूति का गुण तो होगा ही होगा, ये तो कंपलसरी है, सहानुभूति का गुण होगा, पर उसकी सहानुभूति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो केवल परिचित व्यक्तियों के प्रति ही नहीं बल्कि जो दूसरे हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो उसके परिचय में नहीं हैं, उनके प्रति भी वो समानुभूति रखने लग जाएगा, है ना, उनके प्रति भी समानुभूति रखने लग जाएगा। तो इसे ही बोला जाएगा समानुभूति या एम्पैथी। ठीक है, तो सिंपैथी का डार्क वर्जन, सिंपैथी का जो गंभीर वर्जन है उसे हम लोग कहेंगे सहानुभूति। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो देखिए यही बात यहां पर लिखी हुई है, क्या लिखी है साहब, कि ये क्या है, ये सहानुभूति का व्यापक रूप है। सहानुभूति का कैसा रूप है, व्यापक। तो जहां पर सहानुभूति जो है वो व्यापक हो जाती है तो उसे हम लोग समानुभूति या एम्पैथी कहते हैं। सिंपैथी को बहुत व्यापक हो जाए तो उसे एम्पैथी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है इसमें, कहता है व्यक्ति जो है, व्यक्ति वो समाज के दुखों को समझने का प्रयास करता है। व्यक्ति किसके दुखों को समझने का प्रयास करता है, समाज के, सोसाइटी के दुखों को समझने का प्रयास करता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात है, अगर आपसे मेंस में पूछा जाए इसका अर्थ तो आप डायरेक्ट ऐसा का ऐसा चार्ट बना करके भी आ जाओगे तब भी आपका काम हो जाएगा, है ना। आप ऐसा का ऐसा अगर चार्ट बना करके आ जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसा चार्ट मैंने अभी बना रखा है, आप
बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। तो ऐसा का ऐसा चार्ट बना करके अगर आप आ जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई क्या है, ये व्यक्ति और समाज के दुखों को समझने का, व्यक्ति जो है वो समाज के दुखों को समझने का प्रयास करता है। तो भाई एक चीज तो यहां से क्लियर हो रही है, अभी हम लोग जब इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तब भी यहां से क्लियर हो जाएगा। जो अर्थ होता है इसी अर्थ से ही विशेषताएं निकल करके आती हैं, ध्यान रखिए भाई साहब, जो अर्थ होता है उसी से विशेषताएं निकल करके आ जाती हैं। तो इसकी विशेषताओं में अभी हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे व्यक्ति और समाज के बीच में मधुर संबंध स्थापित करने का काम भी कौन करेगा, एम्पैथी करेगा, ये करेगा एम्पैथी, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, तो एक चीज ही हो गई। अच्छा, दूसरा क्या है, समाज का दुख अपना दुख हो जाता है भाई साहब। इसमें क्या हो जाता है, समाज का दुख अपना दुख, यानी जब व्यक्ति समाज के दुख को अपना दुख समझने लग जाए तो हम कहेंगे कि इसके भीतर समानुभूति या एम्पैथी का गुण डेवलप हो चुका है। एम्पैथी का गुण डेवलप होने के बाद वही आएगी ना भाई कि समाज के दुख को अपना दुख समझने लगा, तभी तो कहेंगे कि भाई इसके भीतर एम्पैथी का गुण डेवलप हो चुका है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, समाज के व्यक्तियों की भावनाओं को समझना एवं उनके प्रति संवेदना रखना। देखो यही बात तो मैं थोड़ी इतनी देर से बोल रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो है ये इसके अर्थ हो गया है, इसका अर्थ मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एक बार आप रिवाइज कर लेंगे इसके अर्थ को कि समाज के दुख को अपना समझने लग जाए, समाज के व्यक्तियों के प्रति अपनी भावनाएं रखने लग जाए, है ना, अपरिचित व्यक्तियों के दुखों को भी अपना समझने लग जाए, समाज तथा व्यक्ति के दुख को समझने के प्रयास करे, और सहानुभूति जो है उसका ये व्यापक गुण है, एक व्यापक स्वरूप है, ठीक है। तो इतनी चीज हमने इसके अर्थ में समझ ली। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किस किस को समझ में आया है या नहीं आया है ना, कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। आप लोग जब भी ये वीडियो देखें मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और पूरा आखिरी तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो चलिए भाई इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। मैंने अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि इसकी विशेषताएं जो है वो कहां से निकलेंगी, अर्थ से, बिल्कुल सही है, अर्थ से निकलेंगे। तो जब हम इसका अर्थ समझे रहेंगे तो हम इसकी विशेषताओं को भी समझ जाएंगे। इसकी विशेषताओं को समझने के लिए इसके अर्थ को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। देखिए विशेषताएं, अब जो मैंने अर्थ में बताया था वही सब चीजें इसकी विशेषताओं में आएंगी, वही सब चीजें, बिल्कुल सही बात है, वही सब चीजें जो है इसकी विशेषताओं में आएंगी। इसकी विशेषताएं इसके अर्थ से ही निकलेंगी, ठीक है। देखिए भाई विशेषताएं, दूसरे व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रखना, ये एक विशेषता हो जाती है। जिस व्यक्ति के भीतर भी एम्पैथी होगी वो बाय डिफॉल्ट किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को रख करके सोचने लग जाएगा। अच्छा देखो एक बात और है, यहीं से इसकी विशेषताओं से इसके महत्व निकलेंगे। इसकी विशेषताओं को अगर हम ढंग से पढ़ लें तो यहीं से हम इसके महत्व भी निकाल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए जरा, अगर कोई व्यक्ति बाय डिफॉल्ट किसी दूसरे के स्थान पर रख करके अपने आप को सोचने लग जाएगा तो उसके कष्ट को समझेगा। अगर कष्ट को समझेगा तो स्वयं में भी उस कष्ट का अनुभव करेगा। जब स्वयं में भी उस कष्ट का अनुभव करेगा तो उस कष्ट को दूर करने का प्रयास भी करेगा। और अगर ये सब गुण एक प्रशासनिक अधिकारी के भीतर आ जाएं तो प्रशासनिक अधिकारी दूसरे के कष्ट को, समाज के कष्ट को समझने का प्रयास जब करने लग जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में वो समाज कल्याण के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगा। और जब प्रशासनिक अधिकारी समाज कल्याण के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगा तो ये वो परिस्थिति होगी जिस समय देश में मैक्सिमम वेलफेयर होगा। क्योंकि हर प्रशासनिक अधिकारी अगर अपना 100% देने लग जाए ना तो इस समाज में कोई समस्याएं रह ही नहीं जाएंगी ना। इस समाज में कोई समस्या नहीं रह जाएंगी अगर प्रशासनिक अधिकारी अपना 100% देने लग जाएं, अगर वो उन संवेदनाओं को समझने लग जाएं। बहुत सारे अधिकारी देखिए इस तरीके के होते भी हैं तो उनके प्रति जनता का लगाव भी बहुत ज़्यादा होता है, जनता उनको प्रेम भी बहुत करती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रख करके सोचना शुरू कर देता भाई, तो ये इसकी विशेषता है। इसमें स्व और पर यानी अपने और पराये, किसका, अपने एवं पराये का अंतर समाप्त हो जाता है। इसमें अपने और पराये का अंतर समाप्त हो जाता है, ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है भाई साहब कि ये अपने और पराये के अंतर को समाप्त कर देता है। इसमें स्व और पर का अंतर समाप्त हो जाता है, ये एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अच्छा देखो, इसमें व्यक्ति कल्पना का प्रयोग करता है और परिस्थितियों को समझता है। देखो आप देखेंगे कि कई सारे लोग जो होते हैं वो सीरियल
या फिल्म देखते हैं, है ना, सीरियल या फिल्म देखते हैं, तो इसको देख करके जो है ये रोने लग जाते हैं, संवेदना है उनको। जैसे अभी द कश्मीर फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो कश्मीर फाइल, आप उसका आखिरी सीन मैंने खुद भी देखी है, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। तो जिन लोगों में एम्पैथी होती है, जिन लोगों में एम्पैथी होती है, वो आप देखिए, आप इस बात से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आखिरी सीन जब आप उसका देखते हैं तो आपको भी कष्ट होता है। वो कष्ट जो है वो एम्पैथी है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के कष्ट को समझना प्रारंभ कर दें जिस व्यक्ति को हमने अभी तक देखा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के कष्ट को समझना प्रारंभ कर दें, जैसे यूक्रेन में अगर लोग मारे जा रहे हैं तो हमको कष्ट होने लग जाए उसका, तो ऐसी परिस्थिति जब आपके जीवन में निर्मित हो जाए तब समझिए कि अब एम्पैथी आई है। एम्पैथी मतलब ऐसी परिस्थिति का निर्मित होना, ये एम्पैथी है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आप देखिए, कल्पना का प्रयोग करके परिस्थिति को समझना प्रारंभ कर देता है। जैसे फिल्म देख करके लोग रोने लग जाते हैं, है ना। अच्छा, ये क्या करती है, भावनाओं को उत्तेजित करता है। एम्पैथी जो है वो भावनाओं को उत्तेजित करती है, आपके इमोशंस को उत्तेजित करती है। ठीक है, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं उत्तेजित होती हैं, और इसी उत्तेजना में जो है वो व्यक्ति दुखी हो जाता है ना, और दुखी व्यक्ति की सहायता करने लग जाता है, स्वयं भी दुखी होता है, स्वयं भी दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि दूसरे के दुख को समझने लगता है। अच्छा, जब समझने लगता है तो उसकी सहायता के लिए आतुर हो जाता है। तो ये क्या करती है, ये केवल फीलिंग नहीं है, ये केवल फील नहीं करवाती है, ये आपसे काम भी करवाती है। ठीक है, तो ये चीज इसमें होने लग जाती है। अच्छा, एक और बात है कि एम्पैथी के बारे में बता दूं कि एम्पैथी का गुण जो होता है ये जन्मजात गुण नहीं है, ये जन्मजात गुण नहीं है, इसको व्यक्ति सीखता है। कहाँ से सीखता है? समाज से, परिवार से, दोस्तों से, मित्रों से, यार से, जो सामाजिक गतिविधियां हुई हैं उनसे, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे, कहानियों से, उपन्यासों से, फिल्मों से, इन सभी चीजों से ये व्यक्ति सीखता है। ठीक है। अच्छा, किस उम्र तक? 7 से लेकर के 13 वर्ष तक की जो अवस्था है ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। 7 से लेकर के 13 वर्ष तक की अवस्था याद रखिए। व्यक्ति अपने जीवन काल में इसी अवस्था में सभी चीजों को सीखता है। जितनी मैक्सिमम चीजें जो व्यक्ति जो सीखता है वो इसी समय में सीखता है। 7 से लेकर के 13 वर्ष तक की अवस्था, 7 से लेकर के 13 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसी अवस्था में व्यक्ति सभी चीजों को सीखता है, सभी चीजों को समझता है ना। इसलिए देखिए, आप शायद आर्टिकल नंबर 21 सबसेक्शन ए जो जोड़ा गया भारतीय संविधान में, आर्टिकल नंबर 21 सबसेक्शन ए, शिक्षा का अधिकार, तो उसमें 14 से लेकर के 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है ना। 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, तो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान उसमें किया गया। शायद यही कारण रहा होगा, क्योंकि 7 से लेकर के 13 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, इसी अवस्था में व्यक्ति सीखता है चीजों को। तो शायद यही कारण रहा होगा कि इसी वजह से जो है ऐसी चीजों को किया गया होगा, है ना। चलिए भाई, इसकी विशेषताएं जो है वो यहां पर समाप्त हो जाती हैं कि ये सारी विशेषताएं इसमें जो है वो हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग समझते हैं और क्या है इसमें चीजें। देखिए भाई, अब एक टॉपिक आता है कि एम्पैथी को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखो, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ों को समझना। तो देखो, एम्पैथी को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रेरक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, है ना। मुंशी प्रेमचंद की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, नमक का दरोगा, मंत्र, एक पूस की रात कहानी पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना। कई सारी कहानियां जब हम लोग पढ़ते हैं तो गुनाहों का देवता
एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा उपन्यास है, आप उसको पढ़िएगा ज़रूर। तो ये कहानियाँ जब अपन पढ़ते हैं तो इन कहानियों में लेखक जो है वो ऐसे फ्लो में कहानी को प्रस्तुत करता है आपके सामने कि आप सामने वाले जो पात्र होते हैं, कहानी के पात्र, उन पात्रों से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। सामाजिक पृष्ठभूमि आपको इनमें पता चलती है, उस समाज की दशा पता चलती है, उस दशा से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु ने एक उपन्यास लिखा है मैला आंचल। अब ये मैला आंचल अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय की बिहार की जो परिस्थितियां हैं वो आपको सामने आएंगी। और ये जब चीज़ें आप पढ़ते हैं तो इनसे सोसाइटी के बारे में आपको जानकारी मिलती है और इनसे आपके इमोशंस जो है वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट होते हैं। और जब इमोशंस सोसाइटी के साथ कनेक्ट होते हैं तो चीज़ें आपकी जो फीलिंग्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं सोसाइटी की तरफ और वो कनेक्ट होती हैं सोसाइटी से, और यहाँ से एम्पैथी जो है वो आपके भीतर डेवलप होती है। शैक्षणिक क्रियाकलाप जैसे एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर, है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, विद्यालय का वातावरण जो होता है, इसमें कई सारी सहभागी क्रियाएं चलती हैं, कई आपके दोस्त होते हैं, कई लोगों से आपका मनमुटाव भी होता है, तो वो सामाजिक क्रियाकलाप के घटनाक्रम में वो चीज़ें सीखने में आती हैं, है ना। सामाजिक क्रियाकलाप जैसे शादी में आप गए तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। 13वीं में आप किसी के में गए, किसी आपदा के दौरान आपने कोई कार्य किया है तो उसके माध्यम से भी आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं, उसके माध्यम से भी ये सीखने में आती हैं, ठीक है। सामाजिक समस्याओं के भुक्तभोगी व्यक्तियों से मिलना। सपोज करिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जैसे मैं डिस्कवरी चैनल पे देख रहा था, डिस्कवरी चैनल पे एक जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी, इस केदारनाथ त्रासदी में जो लोग सरवाइव कर गए, उन सर्वाइवल्स लोगों से उनके विचार पूछे गए, उनसे बात पूछी गई कि उस दिन क्या हुआ था। तो जब इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई कि बताओ कितना कष्ट इन लोगों ने झेला। तो ऐसे प्रकार की चीज़ें जब आप देखते हैं तो इनसे भी ये चीज़ें सीखने में आती हैं, इनसे भी ये चीज़ें जो है वो सीखता है व्यक्ति। तो सामाजिक समस्याओं के भुक्तभोगी व्यक्ति जो होते हैं उनसे मिलना और उनसे चीज़ों को सीखना, ये भी एक चीज़ इसमें शामिल होती है। तो ठीक है भाई, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने इसका अर्थ पढ़ लिया कि समानुभूति का अर्थ होता क्या है ना, किस तरीके से ये काम करती है। तो समानुभूति का हमने एक अर्थ पढ़ लिया है, इसमें अर्थ के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा, इसकी विशेषताएं पढ़ी कि कौन कौन सी इसमें विशेषताएं होती हैं वो पढ़ ली। और तीसरा हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो समान अनुभूति को बढ़ावा देते हैं या समान अनुभूति को बढ़ाते हैं आपके भीतर, ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे शासन प्रशासन में इसका महत्व। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना। अच्छा, अभी तक जितनी चीज़ें आपने पढ़ी थी उन सभी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है वो ये है। अभी तक जितनी आपने चीज़ें पढ़ी थी वही चीज़ें यहाँ पर शासन प्रशासन के संदर्भ में हमको देखनी है। देखो क्या होगा, व्यक्ति सामाजिक समस्याओं को समझने लग जाएगा तो इससे समाज कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक समस्याओं को जब समझने लग जाएगा तो उनको दूर करने का प्रयास भी तो करेगा। एक प्रशासनिक अधिकारी जब समझेगा सामाजिक समस्याओं को तो उनको दूर करने का प्रयास करेगा, और जब सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा तो उससे क्या होगा, समाज कल्याण होगा। अच्छा, समाज कल्याण होगा तो उससे क्या होगा, जो जनता होगी उस जनता का विश्वास, जनता का विश्वास शासन के ऊपर स्थापित होगा। अब जब जनता का विश्वास शासन के ऊपर स्थापित होगा तो इससे एक और प्रक्रिया होगी कि जनता जब शासन पर विश्वास करने लग जाती है तो इससे लोकतंत्र मजबूत हो जाता है। क्या मजबूत हो जाता है? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग होगी? जब जनता और शासन इनके बीच में मजबूत संबंध हो जाएगा तभी तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। डेमोक्रेसी के स्ट्रांग होने का के पीछे यही तो है ना कि जनता और शासन के बीच में स्ट्रांग हो जाए, सब चीजें बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए बेसिकली, ठीक है भाई। तो जनता तथा शासन के बीच में मधुर संबंध स्थापित होंगे तो ये भी इसी चीजों के घटनाक्रम में होगा। अच्छा, दूसरा क्या,
जब शासन प्रशासन जनता की भावनाओं को समझेगा तो जनता के भीतर जो उग्र फीलिंग होगी, यानी जो आंदोलन करने वाली प्रवृत्ति होगी, वो कमजोर हो जाएगी। अच्छा, जब किसी भी लोकतंत्र में उग्र आंदोलन करने की प्रवृत्ति कमजोर हो जाती है तो फिर से लोकतंत्र मजबूत, भाई समझिए आप, लोकतंत्र मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। अच्छा, विकास के कार्य होंगे। क्यों भाई विकास के कार्य होंगे? क्योंकि जब समस्याएं समझ में आने लग जाएंगी, फीलिंग समझने लग जाएंगे, तो उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम होना शुरू हो जाएगा ना। अच्छा, जब डेवलपमेंट होगा, याद रखिए, जब डेवलपमेंट होगा, विकास होता है, तो विकास जो करता है वो समृद्धि और HDI जैसी रैंकिंग जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें भी इंडिया की रैंकिंग जो है वो अच्छी आएगी, है ना। इसमें भी भारत तरक्की करेगा। और क्या होगा भाई? भ्रष्टाचार में कमी आएगी। क्यों आएगी भ्रष्टाचार में कमी? क्योंकि जब शासन प्रशासन इन चीजों को समझ जाएगा, जनता के प्रति उसके मन में फीलिंग आ जाएगी, करुणा दया का भाव आ जाएगा, तो वो रिश्वत नहीं ले पाएगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि नैतिक हो जाएगा ना। समझिए अब बात को, कि शासन जब नैतिक होगा तो भ्रष्टाचार अपने आप कम होगा, ठीक है। तो नैतिक उत्थान होगा तो देखो काय को बढ़ावा मिलेगा, नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा। सारे पॉइंट समझिए, और ऐसे ही चार्ट बना करके आपको लिखना है, ऐसे ही चार्ट बना करके आप लिख देंगे यदि अपने एग्जाम में, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शासन प्रशासन में भी समानुभूति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, ठीक है भाई। तो यहां पर आकर के आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि हमारा कोर्स जो है कंप्लीट एथिक्स जो है वो मात्र 550 रुपए में आपको मिल रहा है। अभी मात्र 550 रुपए में मिल रहा है, इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अभी आप इसको परचेज कर लीजिए ई विश्वास एप्लीकेशन पर जा करके। ई विश्वास एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको इसके पूरे के पूरे नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे। मैंने आपको बताया 12वां लेक्चर है ये, 12वां 12th लेक्चर, ठीक है। और ऐसे ही हर एक लेक्चर में मैं एक टॉपिक कवर करवाता जाता हूं, 25 मिनट 30 मिनट 50 मिनट मैक्सिमम इसी लेवल के लेक्चर्स रहते हैं। तो आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा रहा हूं। और बहुत जल्दी विश्वास प्रतिभा खोज परीक्षा भी आयोजित होने वाली है, जिसमें आपको कंप्लीट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिलेगा ई विश्वास का। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो किसी भी एक कोर्स का आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, आप परचेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग फिर